नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत करेंगे खबर दोपहर की सुर्खियों के साथ। रायबरेली के करीब रेल हादसे में 7 लोगों की मौत, 21 घायल। पटरी से उतरी न्यू फरक्का एक्सप्रेस की 9 बोगियां। राहत और बचाव में जुटी एनडीआरएफ की टीम। मृतकों के परिजनों के प्रति प्रधानमंत्री ने जताई संवेदना। रेलवे का मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से राफेल सौदे के फैसले की प्रक्रिया की मांगी जानकारी। बंद लिफाफे में 29 अक्टूबर तक मांगा ब्यौरा। कहा कीमत और सौदे के तकनीकी विवरणों से जुड़ी सूचनाओं की जरूरत नहीं। जनहित याचिकाओं पर 31 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। त्योहार से पहले रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। केंद्र सरकार का नॉन गैजेटेड रेल कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने का ऐलान। 12.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। ओडिशा तट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान तितली। राज्य के कई हिस्सों में बारिश, स्कूल कॉलेज बंद। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह। तीरंदाज हरिंदर सिंह का जकार्ता में पैरा एशिया खेलों में सोने पर निशाना। प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले बने पहले भारतीय। 7 स्वर्ण के साथ अब तक भारत की झोली में 32 पदक। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के पास आज सुबह बड़ा रेल हादसा हो गया। रायबरेली के पास हरचंदपुर में न्यू फरक्का एक्सप्रेस की 9 बोगियां पटरी से उतर गईं। इस हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर है। ट्रेन मालदा से दिल्ली की ओर जा रही थी, तभी इंजन समेत 9 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेन हरचंदपुर स्टेशन से 50 मीटर की दूरी पर ही पटरी से डीरेल हुई। घटनास्थल पर स्थानीय डीएम और दूसरे अधिकारी पहुंच गए हैं। घटना के बाद मौके पर एनडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी हैं और राहत का काम जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को रेलवे ने 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। ट्रेन हादसे के बाद इस मार्ग से होकर जाने वाली 5 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि 9 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और वहां पर वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। चेयरमैन रेलवे बोर्ड और जनरल मैनेजर ये सभी लोग लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। पहली प्राथमिकता अभी जो लोग घायल हैं उनको अच्छा से अच्छा इलाज मिल सके, इसमें रेल प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार लगी है। 9 कोचेज आपके रेल हैं। इसमें हमारे 7 पैसेंजर्स की डेथ हुई है। 21 जो इंजर्ड हैं, जो कि रायबरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है। तो हादसा बड़ा है, क्योंकि एक भी डेथ जो है बड़ा ही हादसा है। सभी पैसेंजर्स को हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि सबको एवोकेट कर लिया गया है और उनको स्पेशल ट्रेन से हम लोग लखनऊ से दिल्ली ले जाएंगे। और कुछ ऐसे पैसेंजर जो ट्रेन से जाना चाहते हैं उनको बछरावा से भी हम लोग स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने भिलाई में हुए हादसे के बाद एम्स के 4 डॉक्टरों की टीम वहां जख्मी लोगों के इलाज के लिए रवाना की गई है। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 14 लोग जख्मी हुए हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह भिलाई पहुंचे हैं। उन्होंने भिलाई स्टील प्लांट में हुए हादसे में घायल लोगों से मिलकर उनके स्वास्थ्य और इलाज की जानकारी ली। इस्पात मंत्री ने भिलाई स्टील प्लांट में घटनास्थल का दौरा भी किया। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीड़ितों के इलाज के लिए हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। रेलवे ने त्योहार से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नॉन गैजेटेड रेल कर्मचारियों को 78 दिनों का वेतन बोनस के रूप में देने का फैसला हो गया है। इससे रेलवे के करीब 12.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। कई बॉडी थी, इसलिए सबों को मर्ज कर करके, नेमली नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, एक नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्थापना की गई आज के कैबिनेट के फैसले से। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ये काम क्या क्या करेंगे? स्टैंडर्ड्स ले डाउन करना, उसके बाद
अवार्डिंग बॉडीज को रेगुलेट करना जो इन स्किलिंग संस्थाओं को अवार्ड देती हैं, अब फिर अप्रूवल ऑफ क्वालिफिकेशन डेवलपमेंट अवार्डिंग बॉडीज और रिसर्च इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। इस नई बॉडी का मूल काम रहेगा कि देश में स्किलिंग के मानक को परिपक्व करना, प्रामाणिक करना और स्किलिंग में जो कई फ्री बॉडीज आ जाती हैं उनका भी एक प्रकार से प्रॉपर ऑडिटिंग हो, वो कैसा अवार्ड देती हैं, क्या देती हैं। देश के 11.91 लाख नॉन गजेटेड रेलवे एम्प्लॉयज को हम 78 डेज का प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस देने जा रहे हैं देश भर में, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 2044.31 करोड़। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता पंचनन मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पंचनन, हर साल दशहरे से पहले जो प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस है वो मिलता है रेलवे के कर्मचारियों को, ऐसी परंपरा रही है, क्या ये वही बोनस है? थोड़ा विस्तार से बताएं। जी हाँ प्रीति, देखिए जो कैबिनेट की आज बैठक हुई थी, कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर्स, उसने फैसला लिया है कि हर साल की तरह इस बार भी जो रेलवे के ग्रुप सी और ग्रुप डी के नॉन गेजेटेड एम्प्लॉई हैं उनको 78 दिन की जो सैलरी है वो बोनस के तौर पर दी जाएगी। ये अमूमन ये वक्त यही होता है जब दशहरे के पहले इस बोनस का ऐलान होता है और ये रेलवे की एक परंपरा भी रही है जो सरकारी और विभागों में नहीं मिलती है। तो ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस है जो कि रेलवे के जो कर्मचारी हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी उनको दिया गया है और सरकार ने ये बताया है कि 78 दिनों का ये बोनस है और करीब 12 लाख जो कर्मचारी हैं वो इससे फायदा होगा उनको और लगभग 18,000 रुपए प्रति व्यक्ति ये बोनस होगा और 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो इसमें अतिरिक्त बजट है वो इसके लिए सरकार ने दिया है। तो ये एक ऐलान रेलवे का जो रेगुलर हर साल होता है वो किया गया है। और अगर हम और दूसरे फैसलों की बात करें तो एक बड़ा फैसला यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो एक काउंसिल बनाई गई है। कारण ये है कि जैसे स्किल डेवलपमेंट एजेंसी बनी थी, सरकार का जोर है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाए, तो जो कई तरह के स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खुले उनको रेगुलेट करने के लिए एक एजेंसी है। उसके अलावा वोकेशनल और भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उनको सबको मर्ज करके एक अलग काउंसिल बनाई गई है जो देश में स्किल डेवलपमेंट को रेगुलेट करेगी, स्टैंडर्ड ले डाउन करेगी। और इसके अलावा जो एक नई जो संस्था है वो बड़े रेगुलेशन के साथ सामने आएगी। सरकार का ये मानना भी है कि जो युवाओं को जो स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है उसका स्तर ज्यादा बेहतर हो और जवाबदेही भी ज्यादा हो, तो वो एक बड़ा यहाँ पर फैसला लिया गया। तो दो बड़े फैसले आज यहाँ कैबिनेट की मीटिंग में हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस जानकारी को हम तक पहुंचाया। पंचनन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आइए आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज राफेल विमान सौदे को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने केंद्र सरकार से 29 अक्टूबर तक इसकी खरीद के फैसले की प्रक्रिया का ब्यौरा मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से राफेल पर फैसले की प्रक्रिया का ब्यौरा सीलबंद लिफाफे में सौंपने को कहा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसे कीमत और सौदे की तकनीकी विवरणों से जुड़ी सूचनाएं नहीं चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। 29वें महालेखाकार सम्मेलन की आज शुरुआत हो गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजधानी दिल्ली में 2 दिन तक चलने वाले सम्मेलन का शुभारंभ किया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में देश भर के महालेखाकार हिस्सा ले रहे हैं। इसमें लेखा परीक्षा को और अधिक कारगर बनाने और सार्वजनिक खर्च में जवाबदेही बढ़ाने में अत्याधुनिक लेखा परीक्षा तकनीकों को अपनाने के बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है। सम्मेलन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि ने अपने विचार रखे। सम्मेलन के दूसरे दिन कल वित्त मंत्री अरुण जेटली अधिकारियों को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में 4 मंथन सत्रों में लेखा परीक्षा नियोजन, लेखा परीक्षा क्रियान्वयन और डिजिटल माहौल में लेखांकन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। It is a fact that accountability mechanisms at the local level are not as robust. The social audit to account whether the money was spent properly and made the intended difference is mostly conducted by the scheme beneficiaries. Here, the CAG as an institution could partner with local citizens and state audit societies to train them, build capacities and issue advisories on framing of guidelines, developing criteria, methodology and reporting for audit. I urge you to spare some time to travel in your respective jurisdictions to gain a better understanding of the landscape, its people and the flavor of the systems. You will not only see the accounts in their books but also listen to their accounts.
This is crucial. After all, the word audit comes from the Latin root, which means to hear. A good auditor is a good listener. The CAC brings out a huge number of reports every year, each of which is taken with utmost seriousness by the nation. This is a testament to the integrity of each and every officer, past and present, in making this institution an effective watchdog of public finances. We are therefore constantly reviewing our systems and approaches to improve audit effectiveness in the new and changing paradigms of governance. In fact, this Conference of Accountants General is organized every 2 years since 1955 for this precise reason, to reflect on the changes happening in the governance structure and what changes and improvements are required in our own practices to audit that expenditure and also audit the outcomes. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इंजीनियरिंग कॉलेजों के पाठ्यक्रम को ज्यादा रोजगार परक बनाने के लिए इस पर पुनर्विचार की जरूरत बताई है। कोयम्बटूर में नाची मुथु इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के हीरक जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि किसी भी देश का विकास वहां के इंजीनियरों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, इसलिए शिक्षकों को शिक्षा पद्धति में सुधार करके कौशल विकास पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने छात्रों से कहा कि मौजूदा वक्त के हिसाब से प्रासंगिक बने रहने के लिए उन्हें ज्ञान के विस्तार पर ध्यान देने के साथ ही अपनी क्षमताओं को भी बढ़ाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने विज्ञान और तकनीक की पढ़ाई के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किए जाने पर भी जोर दिया। The development of any country depends greatly upon the quality of its engineers, its builders, its architects. But we have a tremendous skill gap in engineering. We have to revisit our syllabus of engineering colleges. Make it more employable. Make it more employable. 4 years of study, getting a degree, and then being an unemployed youth is no good. We have to fill this gap. And I request the teachers to take a good hard look at the curricula and teaching methods, not only in engineering college but also in other education institutions. The focus should be on continuously honing and polishing skills and learning by constant practices. My friends, what I am trying to say is, these young people like you, to make use of this opportunity, focus on building knowledge that is both deep and wide in your subject. My dear young friends, I cannot stress enough on the need to continuously learn, continuously upgrade your skills so that they stay relevant to the times. खबरें जारी है, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लद्दाख का चुंबकीय पहाड़, लेह से करीब 30 किलोमीटर दूर, लोहे से बनी हर चीज को अपनी ओर खींचता है ये पहाड़। फिर चाहे वो हवाई जहाज हो या फिर कार, काफी ऊंचाई तक है पहाड़ की चुंबक का असर, इसीलिए दूर ही उड़ान भरते हैं जहाज। पूरी दुनिया में मशहूर है ये कहानी। इस अजब मैग्नेटिक क्षेत्र को महसूस करने हर साल यहां आते हैं हजारों सैलानी। जम्मू कश्मीर में शहरी निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। इस चरण में 13 जिलों के 384 वार्डों में मतदान हो रहा है। इस चरण में 1095 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। महिलाओं और युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बलों के अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात किया गया है। सोमवार को पहले चरण में 11 जिलों के 321 वार्डों के लिए मतदान हुआ था। पहले चरण में करीब 57% मतदान हुआ था। तीसरे चरण में 207 वार्डों के लिए 13 अक्टूबर और आखिरी चरण में 132 वार्डों के लिए 16 अक्टूबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 20 अक्टूबर को होगी। जम्मू कश्मीर में 13 साल बाद शहरी निकाय चुनाव हो रहे हैं। माओवादियों की टेरर फंडिंग मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने दोनों राज्यों में 15 जगहों पर छापे मारकर 68 लाख रुपए की भारतीय और विदेशी मुद्रा
जब्त की है। एनआईए की 15 टीमों ने झारखंड पुलिस के सहयोग से ये अभियान चलाया। जांच एजेंसी ने आम्रपाली और मगध कोलफील्ड से निकलने वाले कोयले की खरीद और परिवहन से जुड़ी कंपनियों के प्रबंधकों के घरों और दफ्तरों पर छापे मारे। इन पर नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी टीपीसी को फंड उपलब्ध कराने का आरोप है। एनआईए को कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं जिससे नक्सलियों की उग्रवादी गतिविधियों के लिए की गई फंडिंग का पता चलता है। इसमें एफडी लेवी राशि की कटौती से जुड़े कागजात, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, मोबाइल डायरीज जब्त की गई हैं। इन दस्तावेजों में टीपीसी और पीएलएफआई यानी पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया को दिए गए पैसों की एंट्री दर्ज मिली है। पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर यूआईडीएआई देश के विभिन्न शहरों में आधार सेवा केंद्र खोलने जा रहा है। पीटीआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि प्राधिकरण की देश के 53 शहरों में 300 से 400 करोड़ रुपए की लागत से नए केंद्र खोलने की योजना है। इनमें से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 4-4 और सूची में शामिल बाकी शहरों में 2-2 आधार सेवा केंद्र बनाए जाएंगे। इन केंद्रों का लक्ष्य लोगों को आधार पंजीकरण और सूचना को अपडेट कराने की सुविधा को उपलब्ध कराना होगा। ये केंद्र देश के विभिन्न हिस्सों में बैंकों और डाकघरों की शाखाओं और सरकारी परिसरों में चल रहे 30,000 आधार सेवा केंद्रों के अलावा होंगे। अनुमान के मुताबिक करीब 4 लाख लोग प्रतिदिन अपनी आधार संबंधी जानकारी, पता, फोटो, मोबाइल नंबर को अपडेट करते हैं, जबकि करीब 1 लाख लोग आधार के लिए पंजीकरण कराते हैं। अब तक 122 करोड़ आधार जारी किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल मध्य प्रदेश के गुना में रोड शो किया। इसमें हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। रोड शो में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। इससे पहले अमित शाह ने शिवपुरी में रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से कांग्रेस लगातार हारती रही है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हर वर्ग के लिए योजनाएं शुरू की है और इसका फायदा बड़ी आबादी को मिला है। केंद्र में सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने देश के 5 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने, 7.5 करोड़ गरीबों को शौचालय देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। उधर राजस्थान में भी चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल धौलपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार ने जनता से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। साथ ही कहा कि देश में बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि अर्थव्यवस्था ठप पड़ी है और युवाओं को छोटे छोटे कामों के लिए भी कर्ज नहीं मिल रहा है। चुनाव के 10 दिन 20 दिन पहले आपके चीफ मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है, बिजली का बिल अब हम माफ करेंगे। वसुंधरा जी, आप 4.5 साल से क्या कर रही थी? अभी आपने क्यों अनाउंस किया? 4 साल पहले आपने क्यों नहीं किया? आज राष्ट्रीय डाक दिवस है और भारतीय डाक देश भर में राष्ट्रीय डाक सप्ताह मना रहा है। कल विश्व डाक दिवस के मौके पर इसकी शुरुआत हुई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने विभाग की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने दावा किया कि बीता 1 साल भारतीय डाक के ऐतिहासिक कायाकल्प कर रहा है। भुगतान बैंक यानी आईपीपीबी के बाद अब पार्सल और बीमा कारोबार के बड़े विस्तार की ओर भारतीय डाक कदम बढ़ा रहा है। फिलहाल पार्सल कारोबार में भारतीय डाक का हिस्सा 3 से 4% है, जिसे 2 सालों में 10% करने की योजना बनी है। दुनिया में डाकघर डगमगा रहे हैं, लेकिन भारतीय डाक व्यवस्था कायम है। वो संचार क्रांति की चुनौतियों और तकनीकी बदलावों के बीच खुद को ढालने में जुटा है। भारतीय डाक की सबसे अहम परियोजना आईपीपीबी का असर दिखने भी लगा है। 650 शाखाओं और 3,250 सेवा केंद्रों के माध्यम से ये डाक बैंक बीते 1 माह से 12 लाख नए खाते खोल चुका है और उसकी जमा राशि 13 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। डाक भुगतान बैंक भारतीय डाक के 1,55,000 डाकघरों से जुड़ेगा तो वो डाक इतिहास का एक नया दौर होगा। इस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रारंभ के पूर्व लगभग 50,000 से कम बैंक थे ग्रामीण क्षेत्रों में और दिसंबर तक मोटे तौर पर 1,30,000 नए बैंक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ग्रामीण भारत को देने जा रहा है। लगभग 1,30,000 के आसपास पूरे देश में राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जिनमें 1,55,000
नए बैंकों की वृद्धि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कारण होने जा रही है। पार्सल निदेशालय और भुगतान बैंक शुरू करने के बाद विभाग का इरादा 2 साल में एक बीमा कंपनी स्थापित करने का है। कई दूसरी योजनाएं भी रंग ला रही हैं। विदेश मंत्रालय के सहयोग से 221 डाकघर, पासपोर्ट सेवा केंद्र भी खोले गए हैं। इसी तरह 13,352 आधार नामांकन और अपग्रेडेशन केंद्र स्थापित किए गए हैं। जो छोटे शहर हैं, बेतिया, सासाराम, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया जैसे शहरों में भी 15 दिन के अंदर सामान्य नागरिक को इस POPSK के कारण पासपोर्ट उपलब्ध हो जा रहा। तो मैं समझता हूं कि देश के सामान्य आदमी की एक बड़ी सेवा है। 13,352 13,352 आधार इनरोलमेंट एंड अपडेशन सेंटर्स विभिन्न पोस्ट ऑफिसों में हमने प्रारंभ किया है और 21 लाख से ज़्यादा लोगों का आधार बनाना या उनका अपडेशन करने का काम हमने पूरा किया है। विश्व डाक दिवस के खास मौके पर भारतीय डाक पूरे देश भर में राष्ट्रीय डाक सप्ताह मना रहा है। इस खास मौके पर कई सेवाओं को आगे रखकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 9 अक्टूबर 1874 को विश्व डाक संघ की स्थापना की गई थी। भारत विश्व डाक संघ का सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश है। भारतीय डाक ने हाल के सालों में कई पहल की हैं। Last 1 year has been a year of achievement, and many more are in the offing. On my part, I congratulate the entire postal family and fraternity for its suppliers, our IT partners, and above all, our customers who have patronized us. देश में अब तक खोले गए कुल 1,46,00,000 सुकन्या समृद्धि खातों में से 1,27,000 खाते डाकघरों में खुले। बीते एक साल में इस दिशा में कई पहल की गई हैं। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण 3 दिन की यात्रा पर आज फ्रांस रवाना होंगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री अपने फ्रांसीसी समकक्ष फ्लोरेंस पार्ली के साथ दोनों देशों के बीच सामरिक संबंधों को गहरा बनाने के तौर तरीकों और परस्पर हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगी। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा के अलावा निर्मला सीतारमण 58,000 करोड़ रुपए के सौदों के तहत भारतीय वायुसेना को दसॉल्ट द्वारा 36 राफेल जेट विमानों की आपूर्ति की प्रगति की समीक्षा भी कर सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र तीव्र होकर चक्रवाती तूफान तितली में बदल गया है और ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जिससे ओडिशा के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। ओडिशा के तटवर्ती इलाकों में तितली 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और आशंका जताई है कि अगले 18 घंटों में चक्रवात बड़ा रूप ले सकता है। ओडिशा सरकार ने सभी स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश दिया है। राज्य के गंजम, गजपतिपुर और जगत सिंहपुर समेत कई जिलों में गुरुवार तक भारी बारिश की आशंका है। ओडिशा सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को सतर्कता बरतने को कहा है। राज्य सरकार ने विशेष राहत संगठनों के कम से कम 300 इंजन युक्त नौकाओं को विभिन्न जिलों में तैयार रखा है, जबकि NDRF और SDRF की टीमों और दमकल कर्मियों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा गया है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। वहीं अमेरिका में माइकल तूफान तेज गति से फ्लोरिडा तट की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। ये तूफान श्रेणी 4 में बदलकर और खतरनाक हो गया है। तूफान के खतरनाक होने पर तटीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। अधिकारियों के मुताबिक 10,000 से ज्यादा स्थानीय लोगों और वहां घूमने आए पर्यटकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। माइकल तूफान कल तक तटीय इलाकों में टकरा सकता है। अलाबामा, फ्लोरिडा और जॉर्जिया में शेल्टर खोलने के लिए कहा गया है। स्कूल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। माइकल तूफान 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। और अब बात खेलों की। एशिया पैरा खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने अब तक 7 स्वर्ण पदक, 11 रजत पदक और 14 कांस्य पदक समेत 32 पदक जीत लिए हैं। अंक तालिका में भारत 8वें नंबर पर है। हरविंदर सिंह ने पैरा तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीत लिया है और स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले हरविंदर पहले भारतीय बन गए हैं।
पुरुषों की 100 मीटर रेस में नारायण ठाकुर ने स्वर्ण पदक जीता। नारायण ने 100 मीटर रेस 14.02 सेकंड में पूरी करके ये पदक जीता है। निशानेबाजी में मनीष नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी हासिल की है। शक्ति की साधना उपासना यानी शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के उपासक पवित्र कलश की स्थापना के साथ ही 9 दिन चलने वाली पूजा अर्चना की शुरुआत करते हैं। इस दौरान शक्तिदायिनी के 9 रूपों की पूजा होगी। घर घर में कलश स्थापना के साथ आज से अगले 9 दिन तक मां दुर्गा की आराधना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। और इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।